ठीक है, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनएलएम स्टार्ट किया था, थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। और इसमें बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें स्टार्ट किए थे। थ्योरी चल रहा था हमारा, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक, टोटल 4 तरह के फोर्सेस होते हैं, फील्ड फोर्सेस। रिवीजन भी कराने का ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कराया था। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि वो बॉडी तब तक उस जगह पे रेस्ट रहेगी जब तक कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस जगह पे अप्लाई नहीं करा जाए। सेकेंड लॉ ये बोलता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड थर्ड लॉ ये बोलता है कि जिस तरीके से तुम किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओगे तो उतना ही इक्वल अमाउंट में तुम पे वो दूसरा ऑब्जेक्ट फोर्स लाएगा, जिसको हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर के नाम से जानते हैं। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखे थे, समझ में आया था, क्वेश्चंस किए थे और सिस्टम के बारे में बताया था। एफबीडी क्वेश्चंस हुआ था, इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चंस कराए थे मैंने। और इक्विलिब्रियम का कुछ क्वेश्चन होने के बाद लास्ट में इस क्वेश्चन को होमवर्क दिया था। तो इस क्वेश्चन में मैंने जो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी बोला था और डी का वैल्यू 3r/2 दे दिया था। 3r/2 ने 5r/2 रखना है उसको और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसी ने सॉल्व किया, किसी का कुछ आंसर आया? सर मैंने r/2 लेके किया, लेकिन एंगल तो मतलब ए बी 30 डिग्री से जा रहा था एंगल। चलो करते हैं, देखो हाँ काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। और अगर हम लोग इसको देखें तो ये बॉल इस तरीके से रखा गया है, दोनों आइडेंटिकल बॉल है, तो दोनों का रेडियस क्या होगा? सेम। मास भी क्या होगा? सेम। तो दोनों का मुझे एफबीडी बनाना पड़ेगा। एफबीडी बनाने के लिए मुझे फोर्सेस को देखना होगा। तो पहले अगर मैं इस बॉल को देखता हूँ और एफबीडी बनाता हूँ, ऊपर वाला बॉल कौन सा? ए। नीचे वाला बी है। ए वाले बॉल का एफबीडी कैसा होगा? नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg। कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? एक, दो, दो कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल लगेगा। एक इधर से नॉर्मल लगेगा n1 और एक इस तरफ से नॉर्मल लगेगा n2, है ना? मैं इस n2 को इधर शो करता हूँ ताकि हमारे लिए कंपोनेंट ले पाना आसान है और कोई फोर्सेस इसके ऊपर नहीं लग रहे होंगे। दूसरे वाले का मैं एफबीडी बनाता हूँ, इस पे भी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा mg। और कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? एक, दो और तीन, टोटल 3 कॉन्टैक्ट्स हैं। और 3 कॉन्टैक्ट होने के कारण से इस पे भी फोर्सेस लगेंगे। पहले तो ये वाला शो कर देता हूँ, इट इज़ n2। और इधर से वॉल से फोर्स लग रहा होगा, इट इज n3। और एक इधर से लग रहा होगा n4। बस इतने सारे फोर्सेस होंगे। और ये एंगल कितना होगा ये हमें नहीं पता है, तो इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या किया, ये एक ट्रायंगल फॉर्म किया मैंने, ठीक है। और ये थीटा एंगल मुझे फाइंड, तो इस दोनों ट्रायंगल मतलब कि दोनों जो स्फेयर है दोनों कनेक्टेड है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। और ये डिस्टेंस कितना होगा ये हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस कितना है? डी। और ये डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस आर। और ये डिस्टेंस कितना होगा? ये भी रेडियस आर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस डिस्टेंस विल बी डी माइनस ऑफ 2r। आया ना? बोलो। यस सर। तो टेन थीटा कितना यस सर। निकल के आएगा? टेन थीटा नहीं, कॉस थीटा ले लो। कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू डी माइनस ऑफ आर डिवाइडेड बाय 2r। ये आंसर आ जाएगा। और इस जगह से कॉस थीटा तुम्हारा निकल चुका है। अगर मैं वैल्यूज को ऊपर चेक करूँ तो कितना वैल्यू दिया था मैंने? डी इज इक्वल्स टू 5r/2 दिया था। 5r/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2।
बोलो, समझ में आया क्या ये? यस r/2 डिवाइड बाई 2r, Yes, sir. r कैंसिल आउट, 1/4. सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/4. cos थीटा आ गया है तो एंगल्स वगैरह निकाल सकते हैं, साइन थीटा वगैरह सब निकाल सकते हैं। अब वापस से इस जगह पे आ जाओ और कंपोनेंट लेना स्टार्ट करेंगे। n2 का जो कंपोनेंट है वो इस डायरेक्शन में आएगा, कितना आएगा, n2 साइन थीटा। n2 साइन थीटा किसके बराबर होगा, mg के बराबर। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और दूसरा इसके ऊपर लगाएंगे, और इसके ऊपर अगर हम लोग लगाते हैं तो इस n2 का जो कंपोनेंट होगा ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, n2 साइन थीटा आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, n4 विल बी इक्वल्स टू mg प्लस ऑफ n2 साइन थीटा। n2 साइन थीटा का वैल्यू इधर पुट कर लेता हूँ, आंसर कितना आ जाएगा, तो mg कितना आया, 2mg। और ये आंसर हम लोग आराम से पहले भी दे सकते थे। क्यों? क्योंकि इस मास को कौन बियर कर रहा है, वर्टिकली। ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन फोर्स लाएगा, तो काइंड ऑफ मास जो बियर करेगा ये नीचे वाला बॉल ही बियर करेगा। और नीचे वाला बॉल अगर बियर करेगा तो इस जगह से 2mg फोर्स लगेगा, एक m इसका और एक m इसका। समझ में आया क्या? और हॉरिजॉन्टल यस डायरेक्शन में चाहिए तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। ये जो n1 है वो हम लोग निकाल सकते हैं, और इस जगह पे जो n3 है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं कि n3 जो होगा इट विल बी इक्वल्स टू n2 cos थीटा। इधर से n2 का वैल्यू पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। n2 कितना हो जाएगा, mg बाय साइन थीटा हो जाएगा mg cot थीटा n3। ओके, सबको समझ में आया क्या? यस Yes, sir. Yes, sir. यस चलो अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, ये एंगल है 20 डिग्री और ये भी एंगल 30 डिग्री है। तो इस वाले से इस बॉल के ऊपर नॉर्मल कितना लग रहा है वो फाइंड आउट करना है। हो पाएगा क्या? चीट का ही क्वेश्चन है ये, सॉल्व करो। ये फर्स्ट वाले बॉल के कारण से नॉर्मल कितना लग रहा है ये फाइंड आउट करना है। थोड़ा डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना, तभी जाकर के ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। एंगल्स को एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से वेरीफाई करो। सो क्वेश्चन में इस तरीके से जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो हमें पहले एफबीटी बनाना पड़ेगा, फिर बॉडी डायग्राम, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। और एंगल्स वगैरह जिस तरीके से दिए गए हैं तो मैं केयरफुली नॉर्मल वगैरह डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले ऐसा है, कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, तो इधर से नॉर्मल लग रहा होगा ऐसा, इसको मैं बोल लेता हूँ n2। तो n2 कितना एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से, ये 30।
और ये परपेंडिकुलर है, ये 30 और ये परपेंडिकुलर, तो ये कितना एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। इधर से ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो मुझे एंगल मिल गया, एम जी तो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा और इस तरफ एन टू लग रहा होगा 60 डिग्री। दूसरा जो इस पॉइंट पे है वो देख लेते हैं, ऐसा है और ये एंगल कितना है 60 डिग्री है और नॉर्मल जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। एक वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर लिया है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, ये वाला एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। सो दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो दूसरा जो है इस डायरेक्शन में है n1 और वो कितने पे है 30 डिग्री के एंगल। बस अगर तुमने इतना कर लिया उसके बाद फिर आंसर आसान हो जाएगा निकालना। कंपोनेंट ले लो आप सभी का, वर्टिकल डायरेक्शन में एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना होगा n2 cos 60 और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा n1 cos 30। इन दोनों के वैल्यूज को इक्वल होना चाहिए। सो n1 cos 30 should be equals to n2 cos 60 फर्स्ट। दूसरा ये है कि वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है n2 sin 60 और n1 का कंपोनेंट आ रहा है n1 sin 30। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बैलेंसिंग करेंगे mg प्लस ऑफ n1 sin 30 कितना आ जाएगा n2 sin 60 के बराबर। अब n1 एंड n2 में रिलेशन चाहे तो हम लोग निकाल सकते हैं, n1 इंटू √3/2 इज इक्वल्स टू n2 इंटू 1/2। सो n1 इज इक्वल्स टू n2 बाई √3। एक रिलेशन में आ गया और इस जगह से mg इज इक्वल्स टू n2 sin 60। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस n1 sin 30 विच इज़ 1/2। तो किसी एक का वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या चीज़ मुझे निकालना है n1 निकालना है, तो n2 का वैल्यू मैं पुट कर लेता हूँ। n2 का वैल्यू हो जाएगा √3n1। ओके, कितना आ रहा है ये 3n1/2 और ये 4n1/2 हो जाएगा, दैट इज 2n1। n1 का वैल्यू आ जाएगा mg/2। बोलो समझ में आया? यस यस सर। सर। कोई डाउट किसी को कुछ? चलो तो आगे चलते हैं। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना, वो बस कॉपी करना है थोड़ा। ये सर वो नीचे वाला पार्ट, ये बस बस बस। हुआ क्या? यस सर, डन। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, पहले एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं।
m मास का ब्लॉक हैंग किया गया है। तो पूछा गया दोनों रस्सी में टेंशन कितना है बताओ। फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग्स। और ये जो है ये 53 डिग्री के एंगल पे। सो इस क्वेश्चन में सिंपल सा तुम्हें फोर्स को बैलेंस करना है, जिस तरीके से फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं। मैं इस पॉइंट को अगर देख रहा हूँ तो ये पॉइंट हमारा कैसा है, इक्विलिब्रियम में। पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो हर एक पॉइंट भी इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। और उस पॉइंट पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो टेंशन है T1 लग रहा है, और इस डायरेक्शन में टेंशन T2 लग रहा है, और इस डायरेक्शन में टेंशन T3 लग रहा है। टेंशन ऑलवेज पुलिंग फोर्स लगाता है और नॉर्मल हमेशा पुश। और इस डायरेक्शन में है T3। T3 का वैल्यू कितना हो जाएगा नीचे की डायरेक्शन में, क्योंकि mg लग रहा है और ऊपर की डायरेक्शन में T3 लग रहा है। सो T3 विल बी इक्वल्स टू mg। सो ये तुम्हें mg गिवन है। और कंपोनेंट ले लेता हूँ मैं। इस डायरेक्शन में T2 एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। T2 का कंपोनेंट इधर कितना होगा, T2 cos 53, और इस डायरेक्शन में आएगा T2 sin 53, और नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg। सो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, और वर्टिकल डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये mg के बराबर होना चाहिए, इसके और इसके वैल्यू को। T2 कितना हो जाएगा, mg डिवाइड बाय साइन 53। साइन 53 कितना होता है, 4/5। 5mg/4 हो जाएगा T2 का टेंशन। और T1 कितना होगा, तो इन दोनों का वैल्यू अब क्या होना चाहिए, सेम। T1 शुड बी इक्वल्स टू T2 cos 53। हमें T2 का वैल्यू पता है 5mg/4, और cos 53 कितना होता है 3/5। 3/5। तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और T1 का वैल्यू इधर से निकल के आ जाएगा, डेट इज 3/4 mg। समझा क्या। यस यस सर। अब इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। थोड़ा पैटर्न सेम है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है, उसी तरीके से तुम्हें लागू करना है। दो स्ट्रिंग्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल है, और एक 10 kg का मास या फिर ब्लॉक जो है कनेक्टेड है, और एक स्ट्रिंग है इस जगह पे ऐसा, और दूसरा स्ट्रिंग इस तरीके से कनेक्टेड है। ये एंगल जो है वो 37 डिग्री दिया गया है, और ये एंगल जो है ये 53 डिग्री दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। बस इतना ही निकालो। तो क्वेश्चन ये भी सिंपल है, कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, बस एबीडी बनाना आना चाहिए। और इस पॉइंट का एबीडी बनाएंगे और इस पॉइंट का एबीडी बनाएंगे, एंगल्स को अच्छी तरीके से चेक करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि नीचे की डायरेक्शन में 10g लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा T1, और इस डायरेक्शन में लगेगा T2। ठीक, कितना वैल्यू होगा, नीचे की डायरेक्शन में 10g लगा, इस डायरेक्शन में T1 लगा, और इस डायरेक्शन में लगा T2। कितने एंगल पे, 53 डिग्री के एंगल। तो वर्टिकल डायरेक्शन में T2 साइन
53 ये इसको बैलेंस करेगा 10G का। तो T2 साइन 53 डिग्री इज इक्वल्स टू 10G होने वाला है। इधर से मेरे पास T2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा। T2 कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 5 4/5 ऊपर चला गया 5, ये हो जाएगा 500 डिवाइड बाय 4। अब दूसरा आते हैं इस लोकेशन पे, इस वाले जगह पे। इस वाले जगह पे क्या हो रहा है, एक तो इस डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है और एक इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो सभी टेंशन को मैं शो कर देता हूँ। इस डायरेक्शन में जो टेंशन लग रहा है वो T1 है और टेंशन हमेशा पुलिंग फोर्स लगाता है। इस डायरेक्शन में T2 है, ये वाला फोर्स। और इधर जो लग रहा है इस तरीके से वो T3 है, जो कि मुझे निकालना है। T3 कितना एंगल बना रहा है 37 डिग्री का। ऐसा, और ये कितना एंगल बना रहा है 53 यहाँ पे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा T2 साइन 53 और इधर आ जाएगा T3 साइन 37। इन दोनों फोर्स को क्या होना चाहिए इक्वल, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो फिर से मैं बोलूँगा T3 साइन 37 इज इक्वल्स टू T2 साइन 53। वैल्यूज़ को पुट कर लो T2 का, T3 साइन 53 37 3/5 इज इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाय 4 इंटू साइन 53, ये होता है 4/5। 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और T3 आ जाएगा हमारा आंसर 500 डिवाइड बाय 3। कितने लोग का आया था? सर मेरा आया था। सर मेरा ओके, तो ठीक है, सभी का आया था। तो अच्छा खासा तुम लोग को समझ में आ गया। अब थोड़ा डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि एक वेज है सर और आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, हम लिखना बाकी था ऊपर का। ओके, एक वेज है और ये एंगल है 30 डिग्री और इस जगह पे पुली है। तो पूछा गया है फाइंड द नेट फोर्स एक्टेड बाय द वेज ऑन द पुली। नेट फोर्स acted by the wedge on the pulley. All the systems are in equilibrium. ऐसा दे रखा है, सॉल्व करो उसको। तो इस तरह के क्वेश्चंस में पहले पुली का एफबीडी बनाएंगे और देखेंगे कि रोप रस्सी के कारण से इस पर कितना नेट फोर्स लग रहा है। और क्योंकि पुली इक्विलिब्रियम में है तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ये कुछ इस तरीके से दिया गया और ये 2m मास कनेक्टेड है। तो इस ब्लॉक के ऊपर 2mg नीचे लग रहा होगा और ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन लग रहा होगा। तो इधर से T1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, T1 विल बी इक्वल्स टू 2mg। और ये पूरा का पूरा एक ही रस्सी है, एक रस्सी में एक ही टेंशन होता है। तो इस डायरेक्शन में भी T1 लगेगा और इस डायरेक्शन में भी T1 लगेगा। मैं वापस से इस पुली का एफबीडी ड्रॉ कर लेता हूँ। इस डायरेक्शन में T1 लग रहा है और इस डायरेक्शन में T1 लग रहा है। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? बिल्कुल हाँ। और क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 है
इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा एन एक्स इस डायरेक्शन में, एन वाई इस डायरेक्शन में, हो ना हो इस रिजल्टेंट का वैल्यू जो होगा इस T1 के रिजल्टेंट के बराबर होगा। तो कोई भी दो इक्वल इन मैग्नीट्यूड फोर्सेस हो और वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो, तो ये F फोर्स है और ये F फोर्स है और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट कितना आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से, √3 टाइम्स ऑफ F, है ना। और कोई भी दो फोर्सेस अगर परपेंडिकुलर होते हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है, √2 टाइम्स ऑफ F। और अगर कोई दो फोर्सेस 120 डिग्री पे इंक्लाइन होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो रिजल्टेंट कितना हो जाता है, F हो जाता है। तो इन तीन चीज़ को हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता है कैलकुलेशन को। तो इधर देखो T1 का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में √3 टाइम्स ऑफ T1 आएगा और ये इस डायरेक्शन में नॉर्मल होगा रिजल्टेंट। So normal will be equals to √3 टाइम्स ऑफ T1 और T1 का वैल्यू ओके, समझ में आया। यस ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन देखते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, हर एक को मैं कितना बताऊं, तुम लोग शीट के क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब अब ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं है, उस पर नेट फोर्स अब ज़ीरो नहीं है, वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। तो हम लोग इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमें पता है F इज इक्वल्स टू ma लगाना है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन फार्मूला लगाना है। लेकिन इसको लगाने का तरीका है, देखो प्रॉपर वे में अगर हम लोग चीज़ों को लिखेंगे समझेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे। ये फोर्स एक वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये हमारा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया। एट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स हमारा अलग अलग डायरेक्शन में लग सकता है तो एक्सेलरेशन भी हमारा अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसी को तीन पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में जितना भी फोर्स लग रहा होगा that will be equals to mass into acceleration in x डायरेक्शन, और y डायरेक्शन में जितना भी फोर्स लग रहा होगा that will be equals to mass into acceleration in y डायरेक्शन। z में भी इंडिपेंडेंट लगा सकते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। नेट फोर्स इन x डायरेक्शन is equals to mass into acceleration in x डायरेक्शन। ओके, यस तो यहाँ पे जो F जो है वो नेट फोर्स है, दिस Fx इज नेट फोर्स, और नेट फोर्स होने के कारण से Ax जो होगा एक्सेलरेशन भी होगा, वो नेट एक्सेलरेशन आएगा हमारा, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो जैसे कि इस पे फोर्स लगा रहे हैं हम लोग F, इसका एक्सेलरेशन A होगा और F इज इक्वल्स टू ma से एक्सेलरेशन हम लोग F अपॉन m बता सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। अब आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस पहले सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसा है, एक ब्लॉक है m1 और दूसरा ब्लॉक है m2 और इस पे फोर्स लगाया जा रहा है F। फ्रिक्शनलेस सरफेस रहेगा, ऑलवेज फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शनलेस होगा, जब तक एनएलएम कंप्लीट नहीं हो तब तक फ्रिक्शन आएगा नहीं। तो तुम्हें बताना है फाइंड द नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। बिटवीन द ब्लॉक्स पहले तो एक्सेलरेशन निकालना है, उसके बाद नॉर्मल, फाइंड एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल, सॉल्व करो।
देखो क्वेश्चन को अगर अच्छे तरीके से हम लोग सिमेट्रिकली अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर आएगा, नहीं तो फिर गलत गलत से आंसर्स देखने के मिल सकता है। पहले हमारा काम ये रहेगा कि एफ बनाना है, इस मास का और इस मास का, दोनों मास का एफ बनाओ, उसके बाद ही क्वेश्चन को प्रोसीड करो। तो अगर मैं m1 मास का एफ बनाता हूँ तो इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, और m2 मास का लगाया तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगा, और दोनों का एक्सेलरेशन होने वाला है सेम, ये a और ये a। अब इन दोनों पे F इज इक्वल टू एम ए का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो नेट फोर्स कितना लग रहा है इसके, F माइनस ऑफ एन इज इक्वल टू m1a, और इस पे कितना लग रहा है n इज इक्वल टू m2a। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, और इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है बस। तो अगर तुमने इक्वेशन बिल्कुल सही बनाया है तो इन दोनों इक्वेशन को ऑलवेज ऐड कर दिया करो, फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, n और n कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 प्लस ऑफ m2 इंटू a। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। मेरे पास एक्सेलरेशन निकल के आ गया है, तो मैं इस एक्सेलरेशन का वैल्यू इस जगह पे पुट करूंगा, क्या नॉर्मल निकल के आ जाएगा, आया ना। यस ये रहा हमारा आंसर। Yes, sir. तो देखा करो कि क्या सही है, सिर्फ सोचा मत करो कि हाँ मुझे लग रहा है एफ होगा या फिर f/2 होगा, आधा है, ऐसा नहीं। उसको सॉल्व किया करो, सॉल्व करते के साथ तुम्हें पता चलेगा कि सही आंसर क्या है। एक और फेमस क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है, एक रस्सी है और इस रस्सी पे एफ फोर्स लगाया जा रहा है, और इस रस्सी का लेंथ जो है वो एल है, और इसका मास भी कैपिटल एम है, और इस पर एफ फोर्स लगा करके खींचा जा रहा है। तो पूछा गया पीछे से अगर मैं एक्स डिस्टेंस पे टेंशन लिखना चाहूँ तो टेंशन का वैल्यू कितना होगा, इस रस्सी में एक्स डिस्टेंस पे टेंशन कितना होगा, ये फाइंड आउट करना है। सॉल्व करो इसको। और ये एक जनरल क्वेश्चन है जो सिंपल सा लॉजिक पे बेस्ड है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा। देखो एफ फोर्स लग रहा है तो हमेशा हम लोग इसी तरीके से करेंगे, इस जगह से मैं कट कर लूँगा इसको, तो ये m1 मास हो जाएगा और ये m2 मास हो जाएगा, और इन दोनों मासेस को मैं एक रस्सी से कनेक्ट कर दूंगा, तो ये एफ फोर्स आ गया, और ये m1 और ये m2 मास। और अब एफ बना दूँ, इस पे फोर्स लगेगा F और इसका मास m1, और पीछे की डायरेक्शन में लगेगा टेंशन, और आगे की डायरेक्शन में लगेगा टेंशन, और इसका मास है m2। तो अब इन दोनों पे इक्वेशन लिख दो। इस पे इक्वेशन क्या होगा, F माइनस ऑफ टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, कि दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम होगा। तो इस पे इक्वेशन लिखाएगा T इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए। अब अगर इक्वेशन सही बनाया है तो इन दोनों को बस ऐड करना है हमें, तो F इज इक्वल्स टू m1 प्लस ऑफ m2 इंटू ए हो जाएगा। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू F अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, क्या हो जाएगा, m के बराबर, कैपिटल M। ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ये ऐसा। अब अगर ये एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन मुझे निकालना है कितना होगा, टेंशन का वैल्यू कितना होगा, टेंशन विल बी इक्वल्स टू m2 इंटू ए। सो m2 और a तो हमें पता है दिस मच, बस मुझे क्या चाहिए, m2 चाहिए। तो क्या m2 का वैल्यू निकाला जा सकता है क्या, l लेंथ के लिए मास है m, तो यूनिट के लिए कितना हो जाएगा m/l, जिसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। तो इसीलिए x लेंथ के लिए मास कितना हो जाएगा, x इंटू m/l, आया ना। यस सर। यस सर। m2 का जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ, इट इज x m/l इंटू f/l।
कैपिटल एम, एम एम कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एल। तो ये टेंशन का वैल्यू निकल गया। कुछ चीज़ें हम लोग खुद से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर तुम ध्यान से देखो तो x का वैल्यू अगर 0 होगा तो टेंशन कितना हो जाएगा पता है? 0। और अगर x का वैल्यू l होता है, जो कि ये पॉइंट होगा, तो टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? f। बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम? ये तो बेसिक चीज़ है, समझ में आता होगा। अब लेट से कि ए ऑप्शन ये दे रखा है, बी ऑप्शन ये दे रखा है, तो तुम x का वैल्यू पुट करो और x का वैल्यू पुट करके तुम टेंशन निकालो। देखो, तुम्हें पता चलेगा ए गलत है और बी सही है। सर समझ? हेलो। हाँ बोलो। हेलो सर। सर मैंने टेंशन को अज्यूम किया था वहाँ पे, मतलब आप जहाँ पे उसको कट किया था स्ट्रिंग को, मैंने वहाँ पे टेंशन अज्यूम किया था। टी तो मैंने स्टार्टिंग में यूनिटरी मेथड लगा दिया था, तो टी इज इक्वल टू एम ए करके फिर मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया एम और ए का, तो मुझे स्टार्टिंग में ही सेम आ गया। मतलब वो अप्रोच गलत है, ऐसा ही है नहीं मुझे। तो ए तो तुमने निकाला होगा ना, हाँ, ए का वैल्यू मैंने एफ बाय एम। एफ बाय एम वहाँ पे पुट कर बस, दिया हाँ था। सही है, तो सही है, कोई दिक्कत मैंने नहीं। वही काम आपने करा है, जैसा किया तुमने भी वही काम किया है, बस स्किप किया है, कुछ स्टेप स्किप किया है। तुमने सिस्टम का इक्वेशन लगा दिया है, जो कि अभी हम लोग पढ़े नहीं, इसलिए हमने लगाया नहीं। ओके। ओके सर। हाँ, अब देखो, इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं, दूसरा मेथड जो हम लोग बात कर रहे थे, कि ये जो रस्सी है, इस रस्सी में मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो टेंशन जो है ग्रेजुअली धीरे 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 करके डिक्रीज होते जा रहा है, और फाइनली टेंशन इस जगह पे कितना हो जा रहा है? 0। इस जगह पे टेंशन कितना है? एफ के बराबर। तो अगर मैं मिड पॉइंट पे हूँ तो टेंशन कितना होगा? एफ बाय 2, क्योंकि आधा मास इस तरफ होगा और आधा मास इस तरफ होगा, है ना? तो तुम्हें अगर एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालने के लिए दिया जाए, तो जैसे जैसे लेंथ कम होते जा रहा है वैसे वैसे टेंशन भी कम होते जा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो मैं बोल सकता हूँ, अगर लेंथ है एल तो फोर्स कितना है? एफ। तो यूनिट के लिए कितना हो जाएगा? एफ बाय एल। सो अगर एक्स लेंथ पे हम लोग फोर्स निकालना चाह रहे हैं या फिर टेंशन निकालना चाह रहे हैं, वो कितना हो जाएगा? एफ बाय एल इंटू। समझा? ये तभी हम लोग कर सकते हैं जब लीनियरली टेंशन हमारा वेरी कर रहा हो। तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे तब तुम्हें ये सब आइडिया आने लग जाएगा, खुद ही खुद ग्रैप्स करने लग जाओगे, यहाँ ये लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट यस। क्वेश्चन करो फिर। ये एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को इस रस्सी के साथ बांध दिया गया है। इसका मास है 3 kg और इसका मास है 2 kg, और इसके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है ऊपर के डायरेक्शन में 100 न्यूटन का। पूछा गया फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन। सॉल्व करो इसको। तो फिर से पहले हम लोग इसका एफबीडी बनाएंगे, दोनों ब्लॉक का, और ब्लॉक को एक दूसरे के ऊपर एफबीडी बनाया करो ताकि एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आए। नीचे की डायरेक्शन में 3G लगेगा और ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन 1 लगेगा, और इसके ऊपर एक ब्लॉक है तो नीचे के डायरेक्शन में 2G लगेगा, और क्योंकि रस्सी भी पुल करेगा तो T1 लगेगा, और ऊपर के डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है। तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना है, डिफरेंट तो हो नहीं सकता है। तो दोनों के लिए इक्वेशन भी मैं अब लगा सकता हूँ, डेट F माइनस ऑफ T1 माइनस ऑफ 2G इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? T1 माइनस ऑफ 3G
इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और इक्वेशन अगर तुमने सही लिखा है तो इन दोनों को ऐड कर लो, आराम से आंसर आ जाएगा। सो F माइनस ऑफ 5G इज इक्वल्स टू 5 और F का वैल्यू कितना था 100। 100 माइनस ऑफ 50 इज इक्वल्स टू 5A। सो 50 इज इक्वल्स टू, और एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने लोग का सही आया? सभी ने गलत कर दिया क्या? mg तुम लोगों ने नहीं लिया? बोलो, नहीं लिया mg? थोड़ा रॉन्ग हो गया। किसके कारण से रॉन्ग हुआ? इक्वेशन थोड़ा रॉन्ग बन गया था सेकंड वाला, इसके लिए गलत हो गया। क्या? ठीक है, तो एक्सेलरेशन जैसे हमारा निकला उसके बाद फिर इस सेकंड इक्वेशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो T1 इज इक्वल्स टू 3A प्लस ऑफ 3G। 3A कितना है 10 और G कितना है 10, ये हो जाएगा 16 न्यूटन। सो टेंशन विल बी 16 न्यूटन। सिंपल है, बस अच्छे तरीके से करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान से देकर करो, आंसर ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एनएलएम सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है, इसमें थ्योरीज बिल्कुल भी नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास। ओके, तो एक तो पहले ये क्वेश्चन कर लो कि एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है और ये फिक्स्ड है, वेज के ऊपर रखा हुआ है एम मास का ब्लॉक, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा? फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान है, हम लोग निकाल सकते हैं और बहुत बार तुम लोगों ने निकाला भी होगा। क्या आता है आंसर? G sin थीटा। ओके, जी साइन थीटा है ना। इसको समझते हैं, मैं इसे क्यों कराया मैं उसको समझाना चाहता हूँ। देखो, इस पे जब फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या क्या लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में mg लगेगा और इस डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगा। अब नॉर्मल आ गया और mg आ गया। अब मुझे क्या करना है, कंपोनेंट लेना है। तो कंपोनेंट किस डायरेक्शन में ले, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, क्योंकि एक्सिस दो हो सकते हैं ना। इसमें भी कंपोनेंट लिया जा सकता है और इसमें भी फोर्सेस के कंपोनेंट लेकर के F इज इक्वल टू हमें लगाया जा सकता है। तो क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, कौन सा सही तरीका है? सेकंड वन। ये फर्स्ट है और ये सेकंड। सेकंड वन जो तरीका है वो सही है, फर्स्ट वन गलत है ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे। फर्स्ट वन भी सही है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग मेथड है। और क्यों है, अक्सर स्टूडेंट इस मेथड को लगा करके गलत आंसर निकालते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है किस तरीके से लगाना होता। तो मैं एक सिंपल सा चीज़ बता देता हूँ, हमेशा फोर्सेस के कंपोनेंट उस डायरेक्शन में लेने हैं जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा डेट विल बी आवर एक्सिस और उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी आवर वाई एक्सिस। क्लियर रहेगा क्या आपसे? ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन में हम लोग कंपोनेंट लेंगे और उसके परपेंडिकुलर में लेंगे। तो इसीलिए हम लोग सेकंड वाले को यूज़ करेंगे ऑलवेज। तो नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है और नॉर्मल इस डायरेक्शन में लग रहा है, सारे कंपोनेंट इस डायरेक्शन में तोड़ना है। तो मैंने डायरेक्ट बताया था कि इसे याद रखना, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है mg साइन थीटा और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है mg कॉस थीटा। और क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो मैं इस डायरेक्शन को x माना और इस डायरेक्शन को y माना हूँ। तो नेट फोर्स इन x डायरेक्शन
इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। नेट फोर्स कितना है, mg साइन थीटा, और एक्सेलरेशन a है। वाई डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन है क्या, नहीं, ज़ीरो है। तो क्या इन दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल होना पड़ेगा, बिल्कुल हाँ। तो नॉर्मल हो जाएगा mg cos थीटा, और तुम्हारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, g sin थीटा। इस चीज़ को याद रखना कि डायरेक्टली हम लोग चाहे तो इस एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं, डेट इज g sin थीटा, अगर किसी के साथ कोई कांटेक्ट वगैरह ना हो। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दो ब्लॉक रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, ये m मास का ब्लॉक है और ये 2m मास का या फिर m मास का ब्लॉक है। तो बोला गया है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। सॉल्व करो इसको। देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग काफ़ी आसानी से करेंगे, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है जो कि अभी हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इस तरह के क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा आसानी से सॉल्व करेंगे। पहले क्या है कि क्वेश्चन को मेथड के तरीके से करना आना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक हर एक जगह पे नहीं लग पाता है, हमारा जनरल मेथड बिल्कुल आना चाहिए। तो इस पे नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा टेंशन, और इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा टेंशन, और नीचे की डायरेक्शन में लगेगा mg। देख के पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन जो है उसका इस डायरेक्शन में होगा और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। mg का कंपोनेंट ले लेता हूँ मैं इस डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में लगेगा mg साइन थीटा, और मैं अब इन दोनों पे इक्वेशन लिख सकता हूँ। इस पे इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, mg माइनस ऑफ टेंशन। टेंशन माइनस ऑफ mg मत लिखना, क्यों, क्योंकि mg बड़ा है टेंशन से, इसीलिए mg माइनस ऑफ t लिखेंगे। हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से डिसाइड होता है कौन सा फोर्स बड़ा है। तो mg माइनस ऑफ टेंशन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन इस जगह से लिखेंगे, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में t बड़ा है, तो t माइनस ऑफ mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सही इक्वेशन लिखा है, दोनों को ऐड करेंगे, टेंशन टेंशन गायब हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, mg माइनस ऑफ mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2m बराबर, mm कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन फाइनली कितना निकल के आएगा, g इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फाइनल आंसर निकला। डिवाइडेड बाई 2 तुम लोग का नहीं आया, क्यों? सर आया तो ध्यान नहीं दिया कुछ। तो तुमने बोला मैंने नहीं लिखा ऐसा, या फिर तुमने नहीं बोला? नहीं मतलब मेरे ही रॉन्ग हो गया था, मतलब मैंने लिखा था पर मैंने उसको आंसर में लिखा नहीं था। ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक। अब देखो इसको शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं किस तरीके से हम लोग इस पे शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो कॉन्सेप्ट को समझना, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को देखूं, सिस्टम की बात हो रही है, तो इस सिस्टम पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो कौन कौन सा लग रहा है। एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में mg, और एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है mg साइन थीटा। एक बात बताओ, क्या इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा mg cos थीटा, क्या इसको इस डायरेक्शन में एक्सलेट करा सकता है क्या, हाँ या ना? नहीं ना। ये mg cos नो थीटा, सर। अगर इस ब्लॉक पे फोर्स F इधर लगाएंगे तो एक्सेलरेशन ये प्रोड्यूस करेगा इस डायरेक्शन में, और इस ब्लॉक पे अगर उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। इस डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी है तो ये कांस्टेंट रहेगा, ये इसको अफेक्ट नहीं कर सकता।
तो इसीलिए हम लोगों ने क्या लिया, सिर्फ रस्सी के डायरेक्शन वाले फोर्सेस को लिया जो अफेक्ट कर सकते हैं इसके एक्सेलरेशन को। तो ये mg क्या करना चाहता है, इस डायरेक्शन में इसको एक्सलेट कराना चाहता है, ये mg sin थीटा इस डायरेक्शन में एक्सलेट कराना चाहता है। तो ये एक दूसरे का कंपिटिटर है काइंड ऑफ। तो F इज इक्वल्स टू ma होता है, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय टोटल मास। इस फॉर्मूले को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। तो एक्सटर्नल फोर्स कितना है, ये mg है एक, जो कि इस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, और एक mg sin थीटा जो अपोज करना चाहता है। तो इसीलिए मैंने माइनस लिखा। सो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। क्या ये दोनों जो नेट फोर्स है इस m और इस m को एक्सेलरेट कराएगा? बिल्कुल हाँ। तो नीचे लिखेंगे 2 है, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। ये शॉर्ट ट्रिक तभी लगाएंगे जब एक्सेलरेशन दोनों का सेम हो। लिमिटेशन है इस शॉर्ट ट्रिक। तो इधर से एक्सेलरेशन डायरेक्ट आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा मैम, कैंसिल आउट, जी 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 2। और इस तरीके से ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जो कि शॉर्ट ट्रिक से इजीली सॉल्व हो सकते हैं। रस्सी वाले क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे रस्सी वाला क्वेश्चन है ना, मैं पूरे का पूरे एक सिस्टम ले लिया, दोनों का एक्सेलरेशन सेम, कंडीशन फुलफिल हो गया। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, 30 न्यूटन पीछे लग रहा है, 20 न्यूटन पीछे लग रहा है। तो 100 माइनस ऑफ 20 और 30 50 डिवाइड बाय टोटल मास कितना हो जाएगा 5। सो दिस विल बी आवर एक्सेलरेशन। एक बार में एक्सेलरेशन निकलता है इससे, एक बार में। और ऊपर चलो, ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये वाला है, इसका एक्सेलरेशन एक बार में निकलेगा। इन दोनों को एक साथ ले लो तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो F अपॉन टोटल मास होना चाहिए एक्सेलरेशन। तो F कितना लग रहा है एक्सटर्नल, F अपोज करने वाला कोई नहीं है, टोटल मास m1 प्लस ऑफ m2, एक्सेलरेशन आ गया। समझ में आया क्या? बाकी इस पे यस सर। इस शॉर्ट ट्रिक पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आगे जो भी क्वेश्चंस आए हमसे कम टाइम में बने। और प्रॉपर मेथड भी हमें आना चाहिए, नहीं तो जो टफ क्वेश्चंस होते हैं एडवांस लेवल के वो हमसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे।